नमस्कार। आज हम चल रहे हैं 15वीं सदी के भारत में एक ऐसे मास्टर के वर्कशॉप में जो धागों से नहीं बल्कि शब्दों से जादूगरी करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर की। आइए देखते हैं कि आखिर वो अपने शब्दों को बुनते कैसे थे। तो शुरुआत करते हैं इस एक पहेली से। बैल ब्याई गाई बांझ, बछड़ा दूहे तीन्यों सांझ। मतलब बैल ने बछिया को जन्म दिया, गाय बांझ हो गई और बछड़ा दिन में 3 बार दूध दे रहा है। ये क्या बात हुई? सुनने में तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा लगता है ना? बस यही वो दरवाजा है जो हमें सीधे कबीर के दिमाग के अंदर ले जाता है, और यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण की चाबी है। तो सवाल यही उठता है कि 15वीं सदी का एक जुलाहा ऐसे शब्द कैसे गढ़ सकता था जिनमें आज भी इतनी ताकत है कि वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। देखिए, कबीर की कविता सिर्फ एक कला नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी, बहुत ही बारीकी से की गई कारीगरी है, एक क्राफ्ट है। तो चलिए उनके औजारों के बक्से को खोलते हैं और एक एक करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कबीर के काव्य शिल्प की। सीधी सी बात है, किसी भी कारीगर को समझने के लिए पहले उसके औजारों को समझना पड़ता है। तो ये काव्य शिल्प है क्या? मतलब पोएटिक क्राफ्ट। कबीर के लिए ना ये सिर्फ कविता लिखने का कोई तरीका नहीं था, ये उनका औजारों का बक्सा था, एक ऐसा टूल किट जिससे वो बड़ी बड़ी गहरी बातों को आम लोगों की भाषा में कह सकते हैं बुन देते थे। ठीक वैसे ही जैसे एक जुलाहा धागों से चादर बुनता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बुनाई का कच्चा माल कहाँ से आता था। देखिए, कोई भी बुनकर हो, उसकी कलाकारी शुरू होती है धागे चुनने से। कबीर के लिए ये धागे थे उनके शब्द, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने ये शब्द बड़ी ही अलग अलग अनोखी जगहों से उठाए थे। कबीर का असली जीनियस समझना है ना, तो उनकी भाषा को देखना होगा। उन्होंने कोई एक भाषा नहीं पकड़ी, बल्कि कई अलग अलग जगहों से शब्द उठाए और उन सब को मिलाकर अपनी एक बिल्कुल नई अनूठी भाषा तैयार कर ली। एक ऐसी जबान जो हर किसी के दिल तक पहुंचती थी। अब जरा सोचिए उन्होंने किया क्या। एक तरफ उन्होंने राम, केशव, दुर्गा जैसे पौराणिक शब्द उठाए, तो दूसरी तरफ जुलाहा, कुम्हार, लोहार जैसे एकदम रोजमर्रा के शब्द। फिर उन्होंने साहूकार, बाजार, राजा जैसी दुनियादारी के शब्द लिए और उन्हें कमल, हंस, सिंह जैसे प्रकृति के शब्दों के साथ मिला दिया, और इन सबके ऊपर अजपा जाप और अनहद नाच जैसे गहरे आध्यात्मिक शब्द भी डाल दिए। क्या कमाल का मिक्सचर था ये। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ एक ऐसी भाषा जो किसी दायरे में बंधी नहीं थी। एक विद्वान भी उसे समझ सकता था और एक आम गांव वाला भी। इसने हर दीवार को तोड़ दिया। मतलब बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें हर किसी की समझ में आने लगी, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो। उनकी कविता सच में सबके लिए थी। तो चलिए, कच्चा माल यानी शब्द तो आ गए, लेकिन अब सवाल ये है कि कबीर इन धागों से बुन क्या रहे थे? वो बुन रहे थे प्रतीक, सिंबल्स। ये प्रतीक उनके बड़े बड़े विचारों के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शे की तरह काम करते थे। ये उनके जीनियस का एक और लेवल है। उन्होंने क्या किया कि जो विचार दिखते नहीं, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनको ठोस शक्ल दे दी। उन्होंने कमल, हंस या फिर नहर यानी माइका जैसी एकदम सीधी साधी रोजमर्रा की चीजों को उठाया और उन्हें एक तरह का सीक्रेट कोड बना दिया। ऐसा कोड जो बड़ी बड़ी फिलॉसफिकल बातों को चुटकियों में समझा देता था। और ऐसा नहीं है कि ये सब बस यूं ही था, नहीं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम था, एक व्यवस्था थी। जैसे कि संख्यात्मक प्रतीक, जब वो पंच कहते थे तो उसका मतलब होता था हमारी 5 इंद्रियां। फिर थे सांकेतिक प्रतीक, जैसे नेहर या माइका, जो इस दुनिया, इस संसार के लिए इस्तेमाल होता था। रूपकात्मक भी थे, जैसे हंसा, जो हमारी शुद्ध आजाद आत्मा का प्रतीक है। और फिर सबसे मजेदार विरोधात्मक प्रतीक, जैसे समंदर में आग लगना, जो किसी आध्यात्मिक चमत्कार की ओर इशारा करता है। तो हमने शब्द देखे, प्रतीक देखे। अब आते हैं कबीर के टूलकिट के सबसे खास, सबसे शक्तिशाली औजार पर। एक ऐसी तकनीक जो दिमाग को सचमुच में झकझोर कर रख देती है। इसे कहते हैं उलटपासी। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि जो कुछ हम जानते हैं वो सब उल्टा पुल्टा है। क्या हो अगर कोई कहे कि नाव पानी में नहीं बल्कि पानी नाव में तैर रहा है, या मछली जंगल में शिकार कर रही है। बस यही है उलटवासी की दुनिया, यानी उल्टी बात या अपसाइड डाउन लैंग्वेज। और ये कोई आज की हमारी अपनी व्याख्या नहीं है,
जब हम मूल ग्रंथों को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि कबीर ये सब जानबूझकर कर रहे थे। दुनिया को उल्टा पुल्टा दिखाना, इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद था। जरा इस कमाल की पंक्ति को देखिए। समुंदर लागी आगी, नदियां जरी कोयला भई, देखू कबीरा जाई, मछी रुख चरियाई। मतलब समुंदर में आग लग गई, नदियां जलकर कोयला हो गई, और कबीर कहते हैं जाकर देखो, मछली पेड़ पर चढ़कर घास चढ़ रही है। सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है ना, पर जैसा मैंने कहा, इसका एक मकसद है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस बेमतलब सी लगने वाली बात का मतलब क्या है, मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद है हमें शौक देना, एक झटका देना। ये हमारे सोचने के बने बनाए ढर्रे को तोड़ देता है और हमें एक बिल्कुल नई, एक गहरी सच्चाई के लिए जगाता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टूल है। तो शब्दों की बात हो गई, प्रतीकों की हो गई और उलटबासी की भी हो गई। अब चलते हैं कबीर के शिल्प के आखिरी लेकिन बहुत जरूरी हिस्से पर। वो है उनकी कविता का संगीत और उसकी लय। कबीर की कविता की खास बात यह है कि वो किसी सख्त मीटर या छंद के नियमों में बंधी नहीं है। उसकी लय, उसकी रिदम, वो आती है आम बोलचाल की भाषा के नेचुरल फ्लो से, जैसे हम और आप बात करते हैं। और शायद इसीलिए वो इतनी सच्ची, इतनी असली लगती है। वो दिमाग से नहीं, सीधे दिल से बात करती है। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो ये है कबीर के जुलाहे का पूरा औजार बक्सा। धागे कैसे? ऐसी भाषा के जो सबके लिए थी। नक्शा कैसा? सरल प्रतीकों का जो गहरी बातें समझाते थे। तकनीक कौन सी? उलट बांसी की, जो दिमाग को जगा दे। और लय एकदम आम बोलचाल वाली, नेचुरल। इन सब चीजों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसी चादर बुनी जो सदियों बाद भी मैली नहीं हुई है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के पास छोड़ जाता है। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में, जहां हर कोई सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहता है, हम 15वीं सदी के उस जुलाहे से क्या सीख सकते हैं? एक ऐसा कारीगर जिसने अपनी कला का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्हें सच में सुनने और गहराई से सोचने पर मजबूर करने के लिए किया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।